द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। रात को यूएस में नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P 500 ये सारे इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज थे। एक एसेंशियल का शेयर ज़रूर था जो रेड में बंद हुआ है, लेकिन वो भी जो शुरू में जितना रेडिश थी वो रेडिश बंद होते होते कम हो गई। इंडियन आईटी के शेयर भी ग्रीन में बंद हुए हैं। HDFC बैंक का जो EDR था वो भी ग्रीन में बंद हुआ है। इस तरह से रात को बाजार बहुत अच्छा 3% बढ़ के बंद हुए हैं। यूएस के मार्केट जो चिप्स जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए कहा जा रहा था कि भाई एनवीडिया और इनकी डिमांड घटेगी, ये होगा, मंदी आएगी, वो कुछ भी नहीं आई है। और उसका कारण स्लाइट एक रिपोर्टिंग से हो गया कि जो जॉबलेस क्लेम्स थे उसमें जो क्लेम लेने के लिए जो लोग आए ना, उनकी संख्या करीब 7-8% कम रही। तो इससे ये इम्प्रूवमेंट मिलता है कि वो फिगर कोई मोमेंटम आ गई, लेकिन उस जॉबलेस क्लेम्स के प्रति कोई सच्चाई नहीं थी मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ज़रा सी तीली लगते ही उठ गए। इसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा कि कुछ ऑपरेटर्स ने मिलकर यूएस में बाजार को जानबूझ करके गिराया था। ऐसा नहीं कि सच्चाई उनके पास सब कुछ डाटा बैंक है, सब कुछ जिस तरह से RBI कंपाइल करता है डाटाज को, भारत सरकार का, यूएस गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कंपाइल करता है, इन दी सेम वे ये जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है ये भी उनको कंपाइल करती हैं, डाटाज को कंपाइल करती हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता उनको जानकारी नहीं थी, इससे जानकारी मिली हो। तो इस बहाने एक झटका दे लिया अच्छा खासा, क्योंकि ऊपर चल नहीं पा रहा था बाजार, तो ऊपर ठोक दिया 2-4 दिन पहले और ये बहाना बढ़ा करके तोड़ दिया, और फिर इस बहाने से वापस ले गए। कवरिंग आनी थी, वो तो ये खबर आती है कि नहीं। बाजार जो टूट गया मान लो, और थोड़ी सी खबर कोई प्लस पॉइंट साइड में आ जाए, पॉजिटिव खबर आ जाए, तो कवरिंग से बाजार सुधर जाता है। यही उनका गणित होता है। उनके पास बड़े बड़े ग्राफिक चार्टिस्ट हैं, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, उनकी बदौलत वो किला फतेह करते हैं मतलब। तो ऐसी सूरत में छोटे मोटे आदमियों के लिए यही कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर को कि भाई लॉन्ग टर्म चलो, इंट्राडे मत करो, शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग मत करो, जैसे स्विंग ट्रेडिंग है कि नहीं, पोजिशनल ट्रेडिंग है, ये सब मत करो भाई, मत करो। F&O कर रहे हैं, क्योंकि F&O करना बड़े आदमियों का काम है, तो वो F&O करके शो करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। तो ये सब बातें गलत हैं, ये बर्बादी के रास्ते पे ले जाती हैं, आदमी को सड़क पे ला देती हैं। चाहे बाजार तेजी का हो, चाहे मंदी का हो, सट्टेबाजी, चाहे किसी भी, चाहे घुड़दौड़ की सट्टेबाजी है, चाहे आप देखिए कि क्रिकेट की सट्टेबाजी है, तेल की कमोडिटी की सट्टेबाजी है, सब सट्टेबाजी बेकार है। कारण क्या है कि उसमें माल को रोकने की क्षमता नहीं हो पाती आदमी के पास, क्योंकि वो कैपेसिटी से ज़्यादा खरीद लेता है। सट्टे में खाली मार्जिन लगता है, और मार्जिन कितना सा लगता है तो जज के खरीदता है, उसके पास काल मार्जिन देने की गुंजाइश नहीं है। और कईयों ने काल मार्जिन भी दिए, बाद में वो काल मार्जिन भी चला गया, फिर लाओ, फिर सौदा काटना पड़ा आखिर में, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं ना वो स्टैटिस्टिकल डाटाज के आधार पर काम करते हैं। उनको मालूम है कितने लोगों ने कितना माल ले रखा है, देखते हैं कब तक चलेंगे, आखिरकार तो पैसे देने ही देने पड़ेंगे। तो वो झगड़ा है इसमें। तो खैर चलो, ये तो बात ये रही। सावधानी आवश्यक है। रेल विकास निगम का जो रिजल्ट आया है, कितना सुंदर रिजल्ट आया है। 1 ₹1 की EPS रह गई भाई। खूब कहा था 600 650 में भी, अरे निकल लो भाई, निकलो, बेचो माल को, प्रॉफिट बुक करो, बढ़िया शेयरों में लगा लो इस पैसे को। लेकिन अब बेचा कि नहीं बेचा मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो बेच गए मेरी बात को मान करके, वो लोग बुद्धिमान थे। और अभी भी बेच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी। आप ये समझो बढ़िया शेयर महंगे नहीं है वो। HDFC इतने प्रहार के बावजूद भी कितना टूट पाया, और कितनी उसकी अर्निंग गिर पाई, उसका प्रॉफिट कितना गिर पाया, यानी बहुत मामूली गिरा है प्रॉफिट आपसे। और नाउ दैट इज, इस हालात में भी, जबकि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री दबी पड़ी, उसके बावजूद भी मतलब हेल्दी पोजीशन में और बढ़ने को तैयार खड़ा है। तो खैर चलते हैं।
आज की मुख्य चर्चा का विषय हुआ बुल एंड बियर फेज की आहट, बुल एंड बियर फेज की आहट को कैसे पहचानें। अब आप देखिए, सबसे जो शेयर बाजार का जो सबसे टिपिकल विषय है, चाहे वो इंडिविजुअल शेयर में हो, चाहे मार्केट एज होल के बारे में हो, चाहे वो सेक्टर के बारे में हो, ये सबसे टिपिकल विषय है जो जिसने इसको पहचान लिया, हालांकि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक जो पूरी तरह पहचान ले। संभावनाओं पर आधारित है ये सब। संभावना किस तरह से लगाई जाती है? जो सिम्टम्स देख, जो हालात, जो एक एनवायरमेंटल जो सिम्टम्स हैं शेयर अर्थव्यवस्था के प्रति, शेयर बाजार के प्रति, कॉरपोरेट सेक्टर के प्रति, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के संबंध में, उन सब को देख करके एक रफ को या माइन्यूट को बात एक ही, आदमी कोई कसर नहीं छोड़ता अपनी जान में, मतलब वैल्यूएशन करने में, कैलकुलेशन करने में। लेकिन 10 बातें आपने देख ली और 11वीं बात सूचना ना होने के कारण या कोई त्रुटिवश भूलवश आप नहीं देख पाए, उसी में सारा करा राख हो जाता है, सारा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है। तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि तेजी, मंदी की बात बताते हैं। पहले तो मंदी कब आई, क्यों आई, क्या कारण थे, मतलब शॉर्ट टर्म बताएंगे उसको। मतलब 1986 में मंदी आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कारण आई थी, और उसमें उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कह दिया माल बेच दो, और फिर 8 अगस्त सन 1986 को मंदी आना शुरू हुआ था, विस्फोट हुआ था बाजार में। और उस समय ये यूटीआई और एलआईसी इंश्योरेंस कंपनीज थी, इन्होंने खूब धड़ाधड़ माल बेचा, आदेश था फाइनेंस मिनिस्टर का बेचना पड़ता, ये सब उसकी सबॉर्डिनेट थी। और जो सन 86-87 का जो बजट लेके आए हो, दैट नहीं 87-88 का जो बजट था, दैट वाज आल्सो द वर्स्ट बजट। उसमें दुनिया भर के तो टैक्सेस लगा दिए गए, दुनिया भर के इंपोर्ट खोल दिए गए, बाजार इतनी कमर तोड़ दी उन्होंने। और वो क्या थे, राजीव गांधी को डाउन करना चाहते थे। राजीव गांधी भी इस बात को नहीं पहचान पाए कि ये आखिर क्या कर रहा है। दुनिया भर के इंडस्ट्रियों पर छापे मारे, गिरफ्तारी करी, कॉरपोरेट एनवायरनमेंट खराब हो गया, शेयर बाजार का एनवायरनमेंट खराब हो गया, और वो 3 साल तक पड़ा रहा। मार्च 88 में बढ़ना शुरू हुआ था, वो नारायण दत्त तिवारी को मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो एक उदार और सोबर आदमी थे। मतलब देखिए, उन पे आरोप कुछ भी लगे हों, वो उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन उनका जो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के रहे हों, और चाहे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, चाहे उद्योग मंत्री रहे हों, ही वाज, उनका बिहेवियर सोबर था, उनके डिसीजन सोबर होते थे, बैलेंस डिसीजन थे, ये बात कहनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से वो सही रहा और बड़ी मुश्किल से बाजार संभल पाया था। और इन सिम्टम को पहचान तो गए थे, लेकिन पहचानने में समय लग गया था। हमेशा होता यही कि सिम्टम बाद में पहचानता है कि कारण क्या है इस बाजार के, बाजार पहले टूटता है, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमियों को सब मालूम हो जाता है। जो सूचना मध्यम दर्जे के इन्वेस्टर या जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं उन तक आ ही नहीं पाती बात। अब 1992 से 98 तक बाजार बिल्कुल कचरा हो गया था। वो तो आप समझो कि कागज़ के टुकड़े रह गए थे खाली। मतलब सेंचुरी का शेयर जो 800 रुपये से गिर के 21 रुपये आ गया, एक उदाहरण। आप इससे बड़ा क्या होगा। ये एसीसी वेसीसी सब 40 रुपये बिकते थे। मतलब एसीसी, टाटा मोटर, टाटा स्टील और जो छोटे मोटे शेयर थे जो उठे ही थे, मैनीफोल्ड हो गए थे, वो बिल्कुल चटनी हो गई थी उनकी। और उसके कारण ये थे कि नरसिंह राव जी ने WTO पे साइन किए थे। उसके कारण देश की इकोनॉमी को खोल दिया गया था, इंपोर्ट खोल दिया गया, जो कस्टम ड्यूटी थी भारी भरकम उसको हटा दी गई, और इंडिया की कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं थी ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। वो बाद में संभली है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब भी अच्छा कर रही हैं वो, लेकिन समय लगता है इसलिए गिर गई। और सन 2000 से 2003 के बीच में वही जो कारण थे, सन 99, 2000 में, 98 से 2000 तक तो IT की तेज़ी रही, कुछ फार्मा कंपनियों में भी तेज़ी रही, और कुछ एक ये जो मीडिया कंपनी आ गई थी, जैसे जी बिजनेस था, जी बिजनेस आया, आज तक आया, ये कंपनियां भी आ गई थी टेलीविज़न पे। मतलब शुरू हुआ था टेलीविज़न का जो मीडिया का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था, तो उस वजह से वो गिर गया बाजार और वो संभल नहीं पाया था। बस वो जो 98 से 2000 के बीच में था ना, वो थोड़े से टाइम तेज़ी चली। फिर केतन पारेख कांड सामने आया, और केतन पारेख कांड सामने आने के कारण वो बाज़ार बिल्कुल क्रैश हो गया, चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत मैनिपुलेटेड प्राइसिंग था वो IT शेयरों का भी।
आप देखिए इन्फोसिस 15,000, विप्रो 8,000 रुपये, सत्यम 7,000 रुपये। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब ग्रोथ थी, सब कुछ था, लेकिन ये जो प्राइसिंग थी ये भी बहुत ज़्यादा थी। और सन 91 में हर्षद मेहता का कांड भी हो गया था, ये भी एक कारण था। पहले तो हर्षद मेहता के कारण टूटे बाजार, फिर WTO एग्रीमेंट पर साइन के कारण टूटे, ये सब कारण थे। अब आप आते हैं 2003 तक आगे बाजार संभल नहीं पाया था, फिर भी जो जनरल डोमेस्टिक इकोनॉमी संभल नहीं पाई थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने IT के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, IT को प्रमोट करने की कोशिश करी, और दूसरी बात डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बहुत प्रमोट की, इंपोर्ट पर कई तरह के बैन लगाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, और पोजीशन ये आ गई थी कि 38 से लेकर नहीं, डॉलर का रेट 45 से गिर करके 38 आ गया था। ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के फेवर में आ गया था, मतलब एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ा दिया था और इम्पोर्ट जो था उसको कम कर दिया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आने से IT कंपनी में फिर दबाव पड़ा, क्योंकि डॉलर रेट गिर गई, उनका रेवोल्यूशन घट गया, मतलब दिस वाज दी पोजीशन। तो ये सब पहचान में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी होने में स्लिप शेयर बाजार तो 10-5 दिन में आदमी को उड़ जा देता है। जब गिरना शुरू होता है 5-7 दिन में, अभी आपने देखा होगा 2 रोज में क्या हाल हो गया था इंडिया के बाजारों का, तो ऊर्जा देता है। फिर आदमी सोचता है मैं उठूँ जो बेचूँ, मैं उठूँ जो बेचूँ। तो ऐसी सूरत में दिस इज द पोजीशन। फिर 8 में मंदी आई, वो अमेरिकी स्पॉन्सर्ड मंदी थी, भारत के अंदर कोई कमी नहीं थी उस वक्त। जो हालांकि कांग्रेस की UPA 1 का टाइम था, लेकिन भारत में तब तक जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार करके गई थी उसके इफेक्ट मौजूद थे, और कुछ भी नहीं हुआ था खराबी। जो UPA 2 के कारण मंदी आई थी वो सन 10 से लेकर के और 15 तक रही वो मंदी। आपसे वो पॉलिसी पैरालिसिस, टैक्स टेररिज्म के जो नारे देते, स्लोगन देते थे, कोई काम नहीं होता था। 15-20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो चाही गई थी उद्योगपतियों द्वारा वो नहीं दी गई। कोयला अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं थी उस वक्त। पावर का प्रोडक्शन घट गया था, REC PFC बहुत मिट्टी हो गए थे, मतलब सारा जितने पावर के शेयर थे, इंफ्रा के शेयर थे, इस इंफ्रा की सैकड़ों कंपनियां गर्त में समा गई। तो ये पॉलिसी की बाद में उसके इफेक्ट जब आने लगते हैं ना, तो जो टॉप रैंकिंग लोग हैं वो तो पहचान जाते हैं, लेकिन छोटे आदमियों तक ये बात नहीं आती। छोटे आदमियों के लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो शेयर के बिहेवियर को वॉच करें, सेक्टर के बिहेवियर को वॉच करें। आप देखिए उस समय इंफ्रा के शेयर गिरे, मेटल के गिरे, टेक्सटाइल के गिरे, इस तरह के जो शेयर थे वो गिरे, लेकिन सीमेंट के शेयरों में कोई गिरावट नहीं आई, IT के शेयरों में गिरावट नहीं आई, और जो है कि आपके ऑटोमोबाइल के शेयरों में गिरावट नहीं आई थी। वो ठीक ठाक चल रहे थे, वो बढ़ तो नहीं पाए। अच्छा, कॉरपोरेट बैंक जैसे HDFC बैंक था, बहुत ज़्यादा बढ़ा उस वक्त, वो अपनी मेरिट थी उस बैंक की। तो इन सब कारणों को थोड़ा सा दोस्तों डीपली पहचानना पड़ेगा। जो पल्स है ना, पल्स को पकड़ना सीख सकते हो आप लोग, मैं भी सीखा हुआ हूँ। मैं उनको जो इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स है उस पर बात करें। अच्छा, तेज़ी कैसे आती है बाजार में? तेज़ी भी इसी तरह से आती है। यही इस तरह की स्टेप है, बाजार में खरीदारी शुरू हो जाती है, कॉरपोरेट्स के रिजल्ट थोड़े थोड़े ठीक ठाक आने लगते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ी सुधरना चालू होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ये सारी बातें शुरू होती हैं, उनको पहचानना पड़ेगा मतलब। और उसमें मंदी के कारण, मंदी किन कारणों से आती है? GDP का गिरना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ब्याज की रेट बढ़ना, रेवेन्यू कलेक्शन गिरना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन गिर गया, इसका मतलब प्रोडक्शन गिर गया, और प्रोडक्शन गिर गया इसका मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। और डॉलर रुपये का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाना, या तो डॉलर गिर जाए या बढ़ जाए, मतलब उसका इफेक्ट जैसा भी होगा उस समय दिखाई देगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में गिर जाए, मतलब है ना। और सरकार का नेगेटिव एटीट्यूड, जैसा UPA 2 के अंदर सरकार का इंडस्ट्रीज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रहा, कॉरपोरेट सेक्टर के खराब परिणाम आना, ये तो बात की बात है, वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो आती है ना, तो उस कारण से खराब परिणाम आएंगे वो तो सब। और तेज़ी की शुरुआत भी इसी तरह से होती है, कॉरपोरेट रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी आती है, गवर्नमेंट को रियायतें दी जाती है, इम्पोर्ट के कारण बहुत सी इंडस्ट्री पिटी हुई होती है, उसको उठाया जाता है, उधर दुनिया भर के इंसेंटिव स्कीम जारी की जाती हैं। जैसे मोदी जी ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की है, उसके कारण बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है, कैपिटल गुड्स की बिक्री बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया है, दुनिया भर के सड़कों के, रेलवे के काम शुरू किए, इससे सारी इंडस्ट्री फ्लेयर अप कर गई। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इंफ्रा इंडस्ट्री, मेटल, ये सब फ्लेयर अप कर गए।
तो ये सारे सिम्टम होते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को पहचानने का प्रयास कीजिए। मेरा मतलब सिर्फ यही है, और मेरा कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा बहुत लिक्विडिटी भी हमेशा मेंटेन कीजिए। विदाउट मेंटेनिंग द लिक्विडिटी नो वन कैन सर्वाइव। जीडी बिरला का बेसिक प्रिंसिपल था कि भाई 10% जो टोटल पूंजी है उसका 10% कैश में रखो, ताकि तेजी मंदी का फायदा मिल सके। तो आज इतना काफ़ी है इस वीडियो में। बस इसकी आहट को पहचानने का प्रयास करें, नज़र रखें। ये नज़र जब भी रखेंगे जब आप अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, और उसमें सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। मतलब की बात को समझ लीजिए कि ब्याज की इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब की बात देख लीजिए ब्याज की रेट बढ़ने की संभावना तो नहीं है, मतलब ब्याज की रेट गिरने की या बढ़ने की संभावना तो नहीं है। कॉरपोरेट के परिणामों का ट्रेंड क्या है, मतलब समरी देख लीजिए आप, moneycontrol.com पे, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगी। क्या ओवरऑल कॉरपोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसी रही आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, आपको कहीं चोट तो आएगी, देखिए शेयर बाजार की नेचर ही है, लेकिन कम आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है।